पिछले लेक्चर में हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन को हमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एनालाइज और डिज़ाइन करना है। पिछले पीरियड में हमने ये पढ़ लिया था कि डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन का अर्थ होता है कि ऐसा सेक्शन जिसमें टेंसाइल स्टील के साथ साथ कंप्रेसिव स्टील भी हो। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में हम जहाँ टेंशन आता है वहाँ स्टील का प्रयोग करते हैं, वहाँ सरिये डालते हैं, रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं। लेकिन डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन में बीम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम टेंशन साइड भी स्टील का उपयोग करते हैं और कंप्रेशन साइड भी हम स्टील का उपयोग करते हैं। दोनों तरफ स्टील का उपयोग करने से हमारी साइज कम रखते हुए भी, सेक्शन की साइज कम रखते हुए भी हमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता है। हमने पिछले पीरियड में डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन को समझ लिया था। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन में टेंशन को बियर करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेस होगा और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंप्रेशन साइड में भी स्टील का प्रयोग किया जाएगा। सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस इस एरिया में डलने वाले सरिये बियर करेंगे, जबकि ये पूरा का पूरा कंक्रीट कंप्रेशन में होगा और ये स्टील भी कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर करेगा। इस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में भी होंगे और स्टील में भी होंगे। जो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में लग रहे हैं वो x/3 डिस्टेंस पर वर्क करेंगे टॉप फाइबर से x/3 पर, लेकिन जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारे स्टील में लग रहा है वो टॉप कवर बराबर डिस्टेंस पर वर्क कर रहा होगा। यानी ये दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पर वर्क कर रहे होंगे। इस लेवल पे हमें स्ट्रेस का कैलकुलेशन आना जरूरी होता है। इस लेवल पे स्ट्रेस सिग्मा CBC डैश कहलाते हैं और सिग्मा CBC डैश इज इक्वल टू सिग्मा CBC x माइनस डी डैश ओवर x। इस फार्मूले से हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले लेक्चर में ये देख लिया है कि अगर हमारी डबली रेनफोर्स्ड बीम बैलेंस सेक्शन है तो उसके लिए न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम वही सामान्य फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारी बीम में कंप्रेसिव स्टील और टेंसाइल स्टील पहले से दिए गए हो तो हम दूसरे तरीके से डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और ये भी हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके थे। हम इस फार्मूले का यूज़ करके डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। इस मेथड से कैलकुलेट की गई न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी। ये टर्म हमें ध्यान देनी है। ये टर्म हमारी इक्विवेलेंट इन कंप्रेशन कहलाता है। यानी कंप्रेसिव स्टील के एरिया को हमने इक्विवेलेंट कंक्रीट के एरिया में बदला है। ये वाली टर्म हमें हमेशा याद रखनी है। यहाँ तक हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके थे। अब हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमारी बीम कितना बेंडिंग मोमेंट बियर कर सकती है, हमारी बीम कितना बेंडिंग मोमेंट सहन कर सकती है। इनडायरेक्टली कहें तो हमारी बीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारी बीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मोमेंट सह सकती है। कम होने का मतलब है कि बीम कम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाली है और कम मोमेंट सह पाएगी।
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने सिंगली रेनफोर्स बीम में जो फार्मूले पढ़े थे वो बड़े सिंपल से थे। हम कहते थे कि mr इज इक्वल टू सी जेड या mr इज इक्वल टू टी जेड, जहाँ c का मतलब था कॉम्प्रेसिव फोर्स और t का मतलब था और z का मतलब था लीवर आर्म। तो अब हम देखेंगे कि डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दो विधियां उपयोग होती हैं, इलास्टिक थ्योरी मेथड और स्टील बीम थ्योरी मेथड। इनमें से हम मुख्य रूप से इलास्टिक थ्योरी मेथड को ही पढ़ेंगे। इलास्टिक मेथड में हम बड़ा सिंपल सा तरीके से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ये सिंगली रेनफोर्स बीम होती तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना होता, लेकिन इसमें कंप्रेशन साइड में एक्स्ट्रा स्टील डाला गया है। कितना स्टील है? उसका कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया इतना, तो ये एरिया हो गया। वहां पे स्ट्रेस कितना होंगे? उस लेवल पे स्ट्रेस सिग्मा सीवीसी डैश के बराबर होते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये डायग्राम दिखाया था। तो इस लेवल पे जो स्ट्रेस होते हैं जहां पे स्टील डाला गया है वो सिग्मा सीवीसी डैश होते हैं। और लीवर आर्म यानी हमें कंप्रेसिव स्टील और टेंसाइल स्टील के बीच की दूरी देखनी है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस d थी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस d डैश थी। तो नेचुरल है कि ये वाला डिस्टेंस d माइनस d डैश है। तो ये हमारी लीवर आर्म हो गई। तो अब ये फार्मूला बड़ा सरल हो गया, इसमें हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील है, ये कंप्रेशन में स्टील के लेवल पर स्ट्रेस है और ये लीवर आर्म है। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्मा सीवीसी डैश निकालना हमारे लिए एक बड़ा काम होगा। तो निकालने के लिए हम सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा सीवीसी है, ये दूरी x है, यहाँ पे स्ट्रेस चाहिए ये दूरी d डैश है, ये दूरी x माइनस d डैश है। तो समरूप त्रिभुजों के नियम के अनुसार ये सिग्मा सीवीसी डैश इज इक्वल टू सिग्मा सीवीसी x माइनस डी डैश अपॉन x हो जाएगा। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है और हम इस फार्मूले के आधार पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा हमने सिंगली रेनफोर्स बीम में देखा था, तीन तरह के प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकते हैं। एक डबली रेनफोर्स बीम दी गई है और उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम होगा। दूसरा, हमें एक्चुअल स्ट्रेस कैलकुलेट करने हैं कि स्टील और कंक्रीट में एक्चुअली कितने स्ट्रेस आएंगे। कंक्रीट में स्ट्रेस सिग्मा सीवीसी से एक्सीड तो नहीं कर रहे, स्टील में टेंशन साइड स्ट्रेस सिग्मा एसटी से एक्सीड तो नहीं कर रहे, और स्टील में कंप्रेशन साइड में स्ट्रेस सिग्मा एससी से एक्सीड तो नहीं कर रहे। ये बात हमें चेक करनी होती है इन क्वेश्चंस में, और इनमें हम एक्चुअल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। और तीसरे तरह का क्वेश्चन होता है, हम डबली रेनफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन करते हैं। हम एक एक करके इन तीनों की
प्रोसीजर देख लेते हैं। जब हमें किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ होगा। हमें बीम की डायमेंशन दी गई होंगी। डायमेंशन यानी बीम की चौड़ाई, बीम की प्रभावी गहराई और टॉप कवर। हमें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा हमें परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील भी मालूम होगा। एम भी हमें दिया जाएगा और अगर एम ना भी दिया जाए तो हम इस फार्मूले से एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम चाहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे ये स्टेप होंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, या तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर ये वाला फार्मूला यूज करने में थोड़ी सी मुश्किल जाती है तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम इसे बहुत बार उपयोग कर चुके हैं और बहुत अच्छे से हम इसे जानते भी हैं, तो हम इस समीकरण का उपयोग करके क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला हमने पढ़ लिया है। अगर हम इस टर्म को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें, तो बाकी फार्मूला सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की न्यूट्रल एक्सिस का है। अगर हम इसमें भी ध्यान से देखें तो ये इक्विवेलेंट एरिया है और ये उसकी दूरी है। इस तरीके से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक एक्स सी का मान होगा और एक एक्स का मान होगा, और दो कंडीशन बन सकती है, या तो एक्स का मान एक्स सी से कम होगा या एक्स का मान एक्स सी से ज़्यादा होगा। अगर मान लो एक्स का मान एक्स सी से कम है तो ये हमारी बीम अंडर रेनफोर्स्ड बीम होगी। अंडर रेनफोर्स यानी स्टील की मात्रा कम है, तो सिग्मा एस टी अपनी पूरी मान पर आ जाएगा, यानी फेलियर स्टील के साइड से होगा और सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होगा। इस कंडीशन में हम सिग्मा सीबीसी का नया मान निकालेंगे। हम सिग्मा सीबीसी का नया मान निकाल लेंगे। हम इस तरह से समीकरण लिख सकते हैं। इस तरह के समीकरण से सिग्मा सीबीसी का नया मान निकाल लेंगे। क्योंकि कंक्रीट में स्ट्रेस अपने परमिसिबल लिमिट तक नहीं पहुंचे होंगे, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचे। सिग्मा सीबीसी के इस मान से हम सिग्मा सीबीसी डैश का कैलकुलेशन कर लेंगे और इन मानों के बेस पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी बीम ओवर रेनफोर्स आती है, ओवर रेनफोर्स यानी सरिये ज़्यादा हैं, तो सिग्मा सीबीसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका होगा। इस केस में ये वाला स्टेप करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा, हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएंगे। तो वही स्टेप मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हम सीधा सिग्मा सीबीसी डैश के मान की गणना कर लेंगे। अब हम सिग्मा एससी का कैलकुलेशन करेंगे। सिग्मा एससी का कैलकुलेशन बड़ा आसान है, 1.5 m सिग्मा सीबीसी डैश, और चेक करेंगे कि सिग्मा एससी का मान परमिसिबल लिमिट के बाहर तो नहीं है। ये प्रायः बाहर नहीं जाता है। ये कंडीशन
पूरी होने के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे। फार्मूले का पहला भाग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का है, दूसरे भाग में इक्विवेलेंट एरिया लिया है, स्ट्रेस लिए हैं और लीवर आर्म ली है। यहाँ देखें तो ये क्या था, एरिया, ये क्या था, स्ट्रेस, ये क्या था, लीवर आर्म। यहाँ पे ये क्या है, एरिया, ये क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है, लीवर आर्म। यानी फार्मूला बिल्कुल एक जैसे चलते जाएंगे और हमें याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। और इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डबली रेनफोर्स्ड बीम का निकाल सकते हैं। हम दूसरे तरह के प्रॉब्लम देखते हैं जिनमें हमें एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील कैलकुलेट करना हो। इस तरह के प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास बीम की डायमेंशंस दी जाएंगी, बी, डी और डी डैश, विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और कवर, टॉप कवर हमें दिया होगा। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हमें दिया होगा, मॉड्यूलर रेशो दिया होगा और कितना मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इस पर आ रहा है वो हमें दिया होगा। कैलकुलेट क्या करना होगा, तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, सिग्मा CBC, सिग्मा ST और सिग्मा S। अब हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करना। इसका जो पहला स्टेप होगा, हम सबसे पहले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। हमें सब चीज़ें ज्ञात हैं, केवल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। दूसरे स्टेप में हम सिग्मा CBC डैश का मान निकालेंगे। ये हमें पता है, ये भी ज्ञात है और ये भी ज्ञात है। ये हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इसे ज्यों के त्यों ऐसा ही लिख देंगे। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले में सारी वैल्यूज लिख देंगे। हम दो वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, उन्हें ऐसा ही लिखा रहने देंगे। सिग्मा CBC डैश के जगह पे हम ये वाला फार्मूला जरूर लिख देंगे और इस पूरे फार्मूले को m के बराबर लिख देंगे, तो हमें सिग्मा CBC की वैल्यू मिल जाएगी। एक वैल्यू मिलने के बाद हम सिंपल ये फार्मूला उपयोग करके सिग्मा ST कैलकुलेट कर लेंगे और ये फार्मूला यूज करके सिग्मा SC कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हमने डबली रेनफोर्स्ड बीम में दो तरह की समस्याओं का समाधान देख लिया है। अब तीसरे तरह का जो क्वेश्चन हमें हो सकता है वो है डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, जिसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा वो था कि डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है, क्यों आवश्यक है, इसके अलावा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमारी बीम में, स्टील में और कंक्रीट में आने वाले एक्चुअल स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, हमने समझी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डबली रेनफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन कैसे की जाती है। ओके, थैंक यू।